नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। ठीक है, आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा क्या, मुद्रा। ठीक है, मुद्रा और बैंक दोनों मिला के आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आप मुद्रा और बैंक दोनों को मिला दो तो आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का। दोनों चैप्टरों से मिला के 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये हो गया कि मुद्रा और बैंक में आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या, बैंक। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम कौन सा पढ़ने वाले हैं आज, मुद्रा। और ध्यान रहे कि मुद्रा के चैप्टर से मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। ज़्यादातर 2-3 सालों से तो ऐसा ही हो रहा है कि जो आपका जो है इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बड़ा 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं आता। लेकिन आज हम अपने कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे, मुद्रा को पढ़ेंगे। अच्छा, मुद्रा को स्टार्ट करने से पहले हम ये सोचते हैं कि जब हमारे पास मुद्रा थी ही नहीं, जब हमारे पास मुद्रा थी ही नहीं, तो क्या उस समय हमारा कोई व्यापार नहीं होता था? बिल्कुल होता था। क्या हम अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को नहीं खरीद सकते थे? खरीद सकते थे या ले सकते थे, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती थी, लेकिन कैसे होती थी हमारे को ये सबसे पहले ये समझना है, तब हम मुद्रा को पढ़ेंगे। तो आज हम जो पहले बात करेंगे वो बात करेंगे वस्तु विनिमय की। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ जाते हैं, पूरी के पूरी बुक को खत्म कर जाते हैं और लास्ट में हमारे सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रह जाती है कि सर क्वेश्चन कैसा आएगा। हमारे सामने ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। एग्जाम में जाने से पहले डर ये रहता है कि यार पता नहीं क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या मैंने वो क्वेश्चन कर रखा होगा या नहीं कर रखा होगा। तो हम जो टॉपिक अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लाइक जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने। जैसा क्वेश्चन क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करो तथा वस्तु विनिमय प्रणाली की त्रुटियां की व्याख्या करो। अब देखो ये वर्ड है त्रुटियां, ठीक है, इसमें बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की। एक एक वर्ड की मीनिंग समझते चलेंगे। वस्तु विनिमय, विनिमय का क्या मतलब होता है सर? विनिमय क्या होता है? विनिमय, विनिमय का मतलब होता है लेन और देन करना, मतलब कोई चीज देना और कोई चीज लेना, इसको बोलते हैं हम क्या, विनिमय। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। विनिमय समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे एक और वर्ड ज्वाइंट है, तो क्या है, वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय का मतलब क्या हो गया? वस्तु विनिमय का मतलब हो गया वस्तु का लेन देन करना, मतलब वस्तु को देना और वस्तु को लेना। इसका मतलब जब हमारे पास मुद्रा नहीं थी उस दौरान हम लोग क्या करते थे? उस दौरान हम लोग, मुद्रा तो थी ही नहीं हमारे पास, उस दौरान हम क्या करते थे? उस दौरान हम अपनी वस्तु को उसको दे देते थे और उसकी वस्तु को खुद ले लेते थे। और इसी को हमने क्या कह दिया? इसी को हमने कह दिया वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्या हो गया? वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि सर आपने बता तो दिया, लेकिन कैसा लेन देन ये भी तो बताओ। तो आज हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल समझते हैं पहले। देखो ये है, 2 पर्सन बना लेते हैं, 2 व्यक्ति बना लेते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से। ठीक है, अब ये है व्यक्ति ए और ये है व्यक्ति हमारा बी, 2 व्यक्ति है हमारे पास। ठीक, एक हम ना यहाँ पे व्यक्ति सी भी बना लेते हैं इसके साथ, यहाँ बना लेते हैं। ये बनाया हमने व्यक्ति सी। अब देखना जरा ध्यान से समझना कि वस्तु विनिमय क्या था। अब देखो जो जो चीजें इनके पास है वो मैं ब्लैक से लिखूंगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। जैसे चावल इसके पास है, ठीक है, और चीनी इसके पास है। ठीक, इसके पास चीनी है, इसके पास चावल है। ध्यान रखना, इसके पास चीनी है और इसके पास चावल है। ठीक है, अब इसके पास जो आपके पास ये नीचे दिख रहा है आपको, इसके पास क्या है? इसके पास दूध है। ठीक, इसके पास क्या है? चावल है। इसके पास क्या है? चीनी है। इसके पास क्या है? दूध है। अब इन तीनों के पास सामान समझ में आ गया कि क्या क्या है। अब लेकिन इसके पास चावल है, अब इसको चावल के अलावा चीनी की नीड है। ये चीनी चाहता है, इसको चाहिए चीनी और इसको चाहिए चावल। ठीक है, इसके पास क्या है? चावल है सर। इसके पास क्या है? चीनी है सर। इसके पास, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए चावल सर। इसको क्या चाहिए? चीनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अब क्या होगा? अब ये इसके पास चावल है, ये इसको चावल दे देगा।
दे देगा, सिंपल सी बात। इसके पास चीनी है, ये इसको चीनी दे देगा, दोनों की नीड पूरी हो गई। अब हुआ क्या, इसने चावल इसको दे दिया, इसने चीनी इसको दे दिया। अब इतने में पीछे से एक बच्चा आवाज लगाता है, कहता है सर अगर चावल चीनी के अलावा ऐसे घी की जरूरत हो। अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई कि अब क्या है, इसको घी की जरूरत है, लेकिन पहले हमने इसको क्या बोला था कि पहले इसको चीनी की जरूरत थी। ठीक है, अगर सर आप चीनी कह रहे हो मगर इसको घी की जरूरत हुई तब क्या होगा। हाँ, अब ये दिक्कत हमारे सामने है। लेकिन जब अगर इनको एक दूसरे की चीजों की जरूरत है तो ये एक दूसरे को लेन देन कर लेंगे। अगर इनका लेन देन हो गया तो इस लेन देन को बोलते हैं हम वस्तु विनिमय। ठीक है, अब वो बच्चा कह रहा था कि सर इसमें तो इसको घी चाहिए, लेकिन घी तो इनमें से किसी के पास भी नहीं है। तो अब जब घी इनमें से किसी के पास भी नहीं है तो क्या होगा, तो वस्तु का विनिमय होगा ही नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको घी की जरूरत है और घी इन तीनों में से किसी के पास भी नहीं है। तो जब तक इन दोनों के पास एक दूसरे की आवश्यकताओं की वस्तुएं नहीं होंगी तब तक वस्तु का विनिमय नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको वस्तु विनिमय समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि कंप्लीट क्वेश्चन कैसे होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित करो तथा वस्तु विनिमय प्रणाली की त्रुटियों की व्याख्या करो। अब हमारे सामने एक वर्ड आ गया जैसे त्रुटि। अब देखो क्या है, त्रुटियों का मतलब होता है कठिनाइयां। इसका मतलब जब हम इस तरह से वस्तु का लेन देन कर रहे थे तो लेन देन करते समय हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आती है या हो सकती है। तो जैसे इसमें कुछ एक समस्या मैंने आपके सामने मेंशन कर रखी है। जैसे सबसे पहली समस्या कौन सी है, सबसे पहली समस्या है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब ये आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है सर, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का क्या मतलब होता है। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का मतलब होता है कि व्यक्ति ए की आवश्यकता की वस्तु का व्यक्ति बी के पास होना और व्यक्ति बी की आवश्यकता की वस्तु का व्यक्ति ए के पास होना। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि इसकी आवश्यकता की वस्तु इसके पास थी और इसकी आवश्यकता की वस्तु इसके पास थी। ठीक है, तो जब तक आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होता तब तक वस्तु का विनिमय होना संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो वस्तु विनिमय जब हम करते थे तो हमारे सामने कठिनाइयां उत्पन्न होती थी। कौन सी कठिनाई की, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का ना होना। जैसे अभी उस बच्चे ने बोला था, क्या बोला था कि सर अगर इसके पास इसको अगर घी की जरूरत हो तब क्या होगा, पूछा था ना उसने। तो इसको अगर घी की जरूरत होगी तो क्या होगा, तो वस्तु विनिमय नहीं होगा। तो उस दौरान हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। कौन सी समस्या, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का ना होना। तो हमारा वस्तु विनिमय नहीं हो पाया। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से अभिप्राय व्यक्ति ए की आवश्यकता की वस्तु का व्यक्ति बी के पास होना और व्यक्ति बी की आवश्यकता की वस्तु का व्यक्ति ए के पास होना, इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। नेक्स्ट समस्या हमारे सामने कौन सी उत्पन्न होती है, तो हमारे सामने जो नेक्स्ट समस्या उत्पन्न हो रही है वो सामान्य मापक का अभाव। चलो एक बार फिर से इस एग्जांपल की तरफ आते हैं। जैसे इस एग्जांपल में क्या था, इस एग्जांपल में इसने इसको चावल दे दिया था और इसने इसको चीनी दे दी थी। लेकिन हमारे सामने जो दूसरी समस्या ये उत्पन्न होती है कि कितने चावल के बदले में कितनी चीनी का लेन देन किया जाए। इसका मतलब ये इसको कितना चावल दे कि उसके बदले में इसको चीनी मिले, अगर मिले तो कितनी चीनी मिले। ठीक है, तो हमारे सामने दूसरी समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, दूसरी समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही है सामान्य मापक का अभाव। इसका मतलब उस दौरान कोई भी एक सामान्य मापक नहीं था। जैसे आज के टाइम में सामान्य मापक है ना मुद्रा, कैसे सामान्य मापक मुद्रा है, हम किसी भी चीज को आसानी से मुद्रा से नाप सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा 400 रुपए किलो, 1000 रुपए लीटर, जैसे आपने देखा होगा कि इतने रुपए मीटर। तो इसका मतलब बेसिकली हम सारी चीजों को हम किस में नाप लेते हैं, हम मुद्रा में नाप लेते हैं। जब वस्तु विनिमय किया जाता था तो उस दौरान हमारे सामने दूसरी समस्या कौन सी उत्पन्न होती थी, सामान्य मापक का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने जो तीसरी समस्या उत्पन्न होती थी वो थी विभाजन में कठिनाइयां। इसका मतलब कई बार ऐसा होता था कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जिनका हम विभाजन या उप विभाजन नहीं कर सकते। लाइक जैसे समझ लो, मान के चलो कि इसमें से एक दर्जी होता, ठीक है, एक व्यक्ति दर्जी है और उसको गेहूं की आवश्यकता है, उसको गेहूं चाहिए, ठीक, और किसान है, किसान को कपड़ा चाहिए। अब जो दर्जी है वो कंडीशन रखता है, क्या कंडीशन रखता है, उसकी कंडीशन ये है कि वो 5 किलो
गेहूं के बदले में एक शर्ट बना के देगा, लेकिन जो किसान है उसके पास केवल और केवल 2 किलो ही क्या है, गेहूं है। अब वो 2 किलो गेहूं के बदले में तो उसको आधी शर्ट बना के देगा नहीं, और आधी शर्ट उसकी किसी काम की भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम विभाजन में कठिनाइयां। कई बार विभाजन करने में हमारे सामने प्रॉब्लम्स होती थी। कब? जब हमारा वस्तु विनिमय किया जाता था, इसको बोलते थे विभाजन की कठिनाइयां। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है मूल्य का संचय करना। अब देखो प्रॉब्लम ये है हमारे सामने कि संचय का मतलब क्या होता है सर, और मूल्य का मतलब क्या होता है। तो मूल्य का संचय का मतलब होता है, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना मतलब जैसे आपने देखा होगा आज लोग अपने भविष्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, मुद्रा को इकट्ठा करके रख लेते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय के दौरान जब हम वस्तु का विनिमय करते थे उस दौरान हम कभी भी इकट्ठा कर कर नहीं रख सकते थे। क्यों नहीं रख सकते थे? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वस्तुओं का भविष्य में खराब हो जाने का डर हमेशा बना रहता था, और ये भी बना रहता था कि भविष्य में उसको हम इकट्ठा कैसे करके रखेंगे, इतना सारा स्पेस कहाँ से लाएंगे इकट्ठा करने के लिए, क्या हमारे पास स्पेस है। तो ये सारी समस्या हमारे सामने जब हम मुद्रा से लेन देन करते थे, मतलब मुद्रा हमारे पास थी ही नहीं, इसका मतलब जब हम वस्तु से लेन देन करते थे उस दौरान हमारे सामने ये 1 2 3 4 समस्या, और एक हमारे पास कुछ एक समस्या यहाँ पे एक और लिखी हुई है, जैसे वस्तु विनिमय स्थगित नहीं किया जा सकता। अब हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो रही है कि सर ये स्थगित का मतलब क्या होता है। स्थगित का मतलब होता है जिस भुगतान को हम आज ना कर भविष्य के लिए टाल सकते हैं। ठीक है, स्थगित का मतलब होता है भविष्य के लिए टाल देना। क्लियर? अब जब हमारा वस्तु विनिमय होता था, मुद्रा तो थी ही नहीं, तो हमें वस्तु का विनिमय भविष्य में टाला नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कहता था कि आज मेरे से ये सामान ले लो और मुझे भविष्य में उसका भुगतान कर देना। जैसे आपको पता होगा आज होता है, आज क्या होता है, आज आपको अगर कोई सामान की जरूरत है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग तुरंत दुकान में जाते हो, दुकान वाले को बोलते हो कि भैया मुझे ये सामान दे दो और मैं निकट भविष्य में जब हमें पैसा मिलेंगे तो हम आपको पैसा दे देंगे। तो ये सब मुद्रा के आने से हुआ, लेकिन जब हमारे पास मुद्रा थी ही नहीं तो उस दौरान हमारे सामने ये कुछ सामान्य समस्याएं हैं जो आपके टॉपिक में है, जैसे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, जैसे सामान्य मापक का अभाव होना, जैसे विभाजन में कठिनाइयां आना, जैसे मूल्य के संचय का अभाव होना, जैसे वस्तु विनिमय को स्थगित नहीं किया जा सकता। ये तो हमने उस दौरान की बात करी जब हमारे पास मुद्रा नाम की चीज नहीं थी। फिर धीरे धीरे करके लोगों ने लेन देन करने के लिए किसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, सोने के सिक्के, मोहरे। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे परिवर्तित होती गई, और परिवर्तित होते कहाँ आ गई, वो आ गई हमारे पास मुद्रा के रूप में। ठीक है, किसके रूप में आ गई, मुद्रा के रूप में। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सर मुद्रा कहते किसे हैं, हम किसे मुद्रा कह सकते हैं, कोई मुद्रा की डेफिनेशन। तो आज तक कभी भी मुद्रा की डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। हर अर्थशास्त्री ने, मतलब जो भी हमारे इकोनॉमिक्स हैं, जो भी हमारे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने मुद्रा को उसके काम से नाप लिया है, उसके काम के अकॉर्डिंग उसको देख लिया गया है कि भाई मुद्रा क्या है। तो मुद्रा की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, पर फिर भी हम इसको छोटी सी डेफिनेशन अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इसका मतलब हम हर चीज को मुद्रा कह सकते हैं। जैसे आपके पास आज के टाइम में डेबिट कार्ड होता है, उसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। आप पेटीएम से पेमेंट करते हो, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। मतलब कि मुद्रा धीरे धीरे करके अपने रूपों को बदलती है, लेकिन फिर भी एक मुद्रा की प्रॉपर डेफिनेशंस हम नहीं दे सकते। उसके कार्य के हिसाब से हम उसकी परिभाषा कर देते हैं, जो कि हमारे बुक के अंदर है। इसका मतलब मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम के रूप में, जो मूल्य के मापक के रूप में, जो मूल्य के संचय के रूप में व स्थगित भुगतान के मानक के रूप में कार्य करे। इसका मतलब हर वो चीज मुद्रा है जिनको हम लेन देन में प्रयोग करते हैं, जिसको हम इकट्ठा कर कर रख सकते हैं। ठीक है, जिससे हम किसी चीज को आसानी से नाप सकते हैं, जिसके जरिए हम अपने भुगतान को भविष्य के लिए टाल सकते हैं। क्लियर? तो वो उसे क्या बोलते हैं, हम मुद्रा बोलते हैं। मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम, मतलब लेन देन के रूप में, मूल्य के मापक मतलब किसी चीज की वैल्यू को नापने के लिए, मूल्य के संचय मतलब किसी चीज को उसको इकट्ठा करके रखने के लिए, वह स्थगित भुगतान मतलब जिसके जरिए हम भुगतान को भविष्य के लिए टाल सकते हैं, कि मानक के रूप में कार्य करें, उसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मुद्रा के रूप लिखो। अब सर मुद्रा के रूप क्या होते हैं? तो हमारे पास जो मुद्रा के रूप है ना, वो मुद्रा के रूप हमारे पास ये दो तो ये हैं और दो हमारे पास यहाँ ये है।
ठीक है, ध्यान रखना। अब दो कौन कौन से, सबसे पहला वर्ड बनता है हमारे पास आदेश मुद्रा। देखो जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है आदेश मुद्रा, कि आदेश मुद्रा क्या होती है। आदेश मुद्रा का मतलब होता है वह मुद्रा जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है। जैसे सरकार ने बोल दिया कि भाई ये मुद्रा चलेगी तो यही मुद्रा चलेगी। जैसे आपने देखा होगा 2016 के अंदर ये बोला गया, क्या बोला गया कि 500 और 1000 के नोट अब नहीं चलेंगे, तो वो सरकार के आदेश से चलते हैं। तो आदेश मुद्रा क्या होती है, आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है, जैसे सिक्के और नोट। क्लियर, आदेश मुद्रा समझ में आ गई होगी कि आदेश मुद्रा क्या होती है। फिर इसका सेकंड है न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा क्या होती है, देखो न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो प्राप्त करता का मतलब लेने वाला, और अदाकर्ता का मतलब देने वाला। प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होती है। इसका मतलब देने वाले और लेने वाले के बीच विश्वास होना चाहिए। जब तक उनके बीच में विश्वास नहीं होगा तब तक वो जारी नहीं की जाती। जैसे इसका एग्जांपल बनता है आपके लिए चेक। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो चेक। इसका एग्जांपल है चेक, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको किसी को पैसे देने हैं, आपने उससे बोला कि भाई चेक से पेमेंट ले लो, तो उसने बोला नहीं मैं चेक से नहीं लूंगा, क्योंकि उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो प्राप्तकर्ता व अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होती है। आई थिंक क्लियर हुआ, ठीक है। आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा, देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है इन पे ज्यादा फोकस करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्णकाय मुद्रा और साख मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा और साख मुद्रा, ठीक है। अब है पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा को जरा ध्यान से देखना। पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है, वह मुद्रा जिसका वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य, अरे सर पीछे से एक बच्चा नजर आ रहा है, सर ये वस्तु मूल्य क्या होता है, वस्तु मूल्य का मतलब क्या होता है, और ये मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य क्या होता है, हम इसको समझ लेते हैं पहले जल्दी से, ठीक है। आपने देखा होगा जो एक 5 रुपए का सिक्का होता है, इसमें 5 रुपए मेंशन होता है कि 5 रुपए लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है ये है मौद्रिक मूल्य। क्या है ये, मौद्रिक मूल्य, ठीक है। और जिस धातु का ये बना हुआ है ये है वस्तु मूल्य। क्या है ये, वस्तु मूल्य। इसका मतलब जिस चीज का ये बना हुआ है, जिस मेटल का, जिस धातु का ये बना हुआ है, वो तो हमारा हो गया वस्तु मूल्य, ठीक। और जो इस पे प्रिंटेड है वो हो गया इसका मौद्रिक मूल्य। हो सकता है ये 2 का सिक्का हो सकता है ये 10 का सिक्का हो, तो ये हो गया वस्तु मूल्य और ये हो गया मौद्रिक मूल्य। क्लियर हुआ। वस्तु मूल्य क्या होता है, वस्तु मूल्य का मतलब सर जिस धातु का वो बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, वस्तु मूल्य बोलते हैं, ठीक है। जितना उस पे लिखा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो हम जब पूर्णकाय मुद्रा की बात करेंगे तो पूर्णकाय मुद्रा क्या हुई, तो सर वही जिसका वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य दोनों बराबर। इसका मतलब जितना उस पे लिखा हुआ है वो, और जितने की वो चीज है, मतलब जिस धातु का वो बना हुआ है उस धातु की वैल्यू, वो दोनों बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णकाय मुद्रा, ठीक है। पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितना उस पे लिखा हुआ है उतने की ही वो धातु बनी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम साख मुद्रा की। देखो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, साख मतलब ये पहले से ही उधार में चल रही है, ठीक है। साख का मतलब होता है उधार, इसे हम उधार भी कहते हैं। साख मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य ज्यादा होता है। इसका मतलब इस पे लिखा हुआ 5 रुपए है ना, तो जो जिस सिक्के पे 5 रुपए लिखा हुआ है, अगर वो 5 का सिक्का है उसमें 5 रुपए लिखा हुआ है, तो लेकिन जिस धातु का वो बना हुआ है उस धातु की वैल्यू कम होती है और उस पे जो लिखा हुआ होता है वो ज्यादा लिखा हुआ होता है। अब ऐसा क्यों, चलो इसमें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार और समझते हैं। साख मुद्रा वह मुद्रा होती है, कौन सी मुद्रा, जिसका मौद्रिक मूल्य तो ज्यादा होता है। इसका मतलब उस पे लिखा तो ज्यादा है, लिखा तो 5 रुपए है, लेकिन अगर उस 5 रुपए के सिक्के को तोड़ के और धातु के रूप में बेचने जाएंगे तो वो 5 रुपए की नहीं बिकेगी, वो धातु 5 रुपए से कम की है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले जो सिक्के आते थे वो बड़े बड़े से 1-1 रुपए वाले, उसमें क्या होता था, उसमें उस धातु की वैल्यू
उस रुपए की वैल्यू से ज्यादा होती थी, ठीक है। लेकिन अब जो चल रही है वो कौन सी चल रही है, साख मुद्रा। इसका मतलब उस पे जो प्रिंट है, उस पे जो प्रिंट है का मतलब उस पे जो लिखा हुआ है, जैसे 5 रुपए लिखा हुआ है, तो अगर हम उस 5 रुपए के सिक्के को तोड़ के धातु के रूप में देने जाए कि इस धातु को बेचना चाहे, जैसे 5 रुपए के बहुत सारे सिक्के इकट्ठे कर लिए, अब क्या किया, अब उन सारे सिक्कों को तोड़ा मीन्स उस पे जो भी लिखा होता है उसे मिटाया और उसे किलो के भाव में बेचने जाए तो उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। साख मुद्रा क्या होती है, साख मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य ज्यादा होता है कंपैरिजन उसके वस्तु मूल्य के। क्लियर हो गया, ठीक है। पूर्णकाय मुद्रा, साख मुद्रा खत्म। एक और टॉपिक हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं उच्च शक्ति मुद्रा। अब उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, उच्च शक्ति मुद्रा का उच्च शक्ति का मतलब हो गया हमारे पास खरीदने की कितनी पावर है, इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम पैसा कितना है। तो देखो यहाँ पे उच्च शक्ति मुद्रा का मतलब हो गया, उच्च शक्ति मुद्रा का अर्थ है जनता के पास करेंसी, दैट मीन्स जनता के पास करेंसी। अब सर करेंसी क्या होता है, करेंसी का मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी हम हमारे चलन में है, जैसे रुपए हो गया, पैसे हो गए, ये सब हमारे लिए करेंसी है। जनता के पास करेंसी, जनता के पास जितना भी पैसा है वो सारा, और व्यापारिक बैंक के पास नगद कोषों का होना। ठीक है, उच्च शक्ति मुद्रा का अर्थ है जनता के पास करेंसी और व्यापारिक बैंक। सारा ये व्यापारिक बैंक क्या होते हैं तो हम इसके बारे में ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्यापारिक बैंक क्या होते हैं। जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका अगला चैप्टर कौन सा है, बैंक का, तो हम वहां बताएंगे। ठीक है, तो उच्च शक्ति मुद्रा का अर्थ क्या हो गया कि जनता के पास, सर जनता के पास जितना भी कैश है वो सारा, और जितना भी पैसा किसके पास है, व्यापारिक बैंकों के पास है। उन दोनों को हम प्लस कर दे तो क्या बन जाता है हमारे पास, उच्च शक्ति मुद्रा बन जाती है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है मुद्रा के कार्य, कि मुद्रा के कार्य, सर मुद्रा के क्या क्या काम होते हैं। तो मुद्रा के बहुत सारे काम है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट काम हमने यहाँ पे लिखे हैं, मुख्य और प्राथमिक कार्य, गौण और सहायक कार्य। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, मैं यहाँ आपको सिर्फ एक शॉर्ट टर्म नोट में बता दे रहा हूँ, वैसे ये आपके सिलेबस की चीज नहीं है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर के मार्क्स का वेटेज जो है वो कम हो गया है, इसकी वजह से ये टॉपिक जो है ये हट गया है। लास्ट 3-4 साल पहले इसी में से क्वेश्चन आता था, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता था, बट पिछले 1-2 सालों से इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। बट फिर भी हम समझ लेते हैं कि मुद्रा के क्या क्या कार्य है। तो मुद्रा के कार्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, मुख्य कार्य और प्राथमिक कार्य। अब ये मुख्य और प्राथमिक क्या होता है, मुख्य का मतलब बेसिकली जो सबसे पहला काम मुद्रा करती है। तो सबसे पहला काम मुद्रा क्या करती है, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम का मतलब लेन देन में काम आती है। जैसे सामान लेने के लिए हमने उसे मुद्रा दे दी और उसे सामान ले लिया। ठीक है, इसी तरह से इसे बोलते हैं। इसका दूसरा काम क्या होता है, मूल्य का मापक। इसका मतलब ये किसी भी चीज की वैल्यू को नाप सकती है। तो मुद्रा का कौन से 2 कार्य बताए मैंने, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, और इन दोनों को हम किसमें बांट देते हैं, मुख्य कार्य में। इसके अलावा इसका एक और कार्य होता है जिसको हम गौण कार्य कहते हैं। अब गौण का क्या मतलब होता है सर, गौण का मतलब होता है सेकेंडरी कार्य। सेकेंडरी कार्य मतलब ये बेसिक कार्य करने के बाद, जो मुख्य कार्य की करने के बाद, इंपॉर्टेंट कार्य करने के बाद जो वो और भी काम करती है, उसको बोलते हैं क्या, गौण कार्य। गौण कार्य में सबसे पहला काम होता है मूल्य का संचय करना। इसका मतलब मुद्रा जो है वो इकट्ठा करके हम मुद्रा को आसानी से रख सकते हैं। तो ये भी एक मुद्रा का काम है। एक है स्थगित भुगतान का मानक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हम भुगतान को मुद्रा के जरिए से स्थगित कर सकते हैं। स्थगित करने का मतलब भविष्य के लिए टाल सकते हैं। अगर मुद्रा हमारे पास नहीं होती तो हमें ये समस्या होती। उसके बाद है मूल्य का हस्तांतरण। जैसे आपको पता है कि आज के टाइम में हमारी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है और हम अपनी आवश्यकताओं के लिए देश विदेश से सामान मंगाते हैं। क्लियर, मंगाते हैं तो वहां पे उसकी वैल्यू को भेजना पड़ता है ना, तो हम मुद्रा से आसानी से भेज देते हैं। हमने कहीं से कुछ भी बुक किया, वो सामान हमारे पास आया और हमने क्या करा, पेटीएम के थ्रू पैसे भेज दिए, या फिर किसी भी सोर्स से हमने पैसे उनको भेज दिए। तो इसे बोलते हैं मूल्य का हस्तांतरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना हस्तांतरण कहलाता है। अब देखो, आप बोलोगे सर ये ही तो हमने पीछे पढ़ा था सारा का सारा, अब फिर वही बात। तो ये वस्तु विनिमय है। वस्तु विनिमय का मतलब कि जब हम वस्तु का लेन देन करते थे तो ये समस्या होती थी। इन समस्याओं की वजह से हमारे पास हम क्या लेके आए, मुद्रा को लेके आए, और मुद्रा के आ जाने से हमारी ये सारी समस्याएं जो थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई।
ठीक है। तो इसका मतलब मुद्रा को हम लाए क्यों थे, हम मुद्रा को लाए थे इसके समस्याओं को दूर करने के लिए। तो ये सारे के सारे मुद्रा के कार्य के अंदर काउंट हो गए, ठीक है। मुद्रा के कार्य लिखो, वैसे बेसिकली सिलेबस में नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा सेल्फ स्टडी कर लेना, पढ़ लेना थोड़ा सा, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुए हैं तो आप एक काम करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, मुद्रा की पूर्ति, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि उसमें से लास्ट 3 साल से कंटिन्यू क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है मुद्रा की पूर्ति।